हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि मैंने कैसे आइल्स के लिसनिंग मॉड्यूल में 8.5 बैंड स्कोर करे थे 2 टाइम। ये वीडियो स्पेसिफिकली आइल्स के लिसनिंग मॉड्यूल के ऊपर होगी। इस वीडियो में मैं आपके साथ स्पेसिफिक टास्क वाइज अप्रोचेस शेयर करूंगा कि हम कैसे एक टास्क को अप्रोच कर सकते हैं कि उस टास्क में हमारे मैक्सिमम टू मैक्सिमम नंबर आए। और एंड में मैं आपके साथ कुछ ऐसी जनरल टिप्स भी शेयर करूंगा जो आप इंस्टेंटली अपने आइल्स के लिसनिंग मॉड्यूल की प्रिपरेशन में यूज कर सकते हो, जिससे आपके बैंड इंप्रूव होने के पक्के चांसेस है। जैसे तो अगर आपके पहले 5.5 6 या 6.5 आ रहे थे, अब आपके 7 7.5 या 8 बैंड तक भी आ सकते हैं विदाउट। और इस वीडियो में मैं आपके साथ वो मिस्टेक भी शेयर करूंगा जो मैंने कही थी कि अगर वो मैं मिस्टेक नहीं शेयर करता तो मेरे आईएलटीएस के लिसनिंग मॉड्यूल में 9 ओवरऑल बैंड आ जाते, अ परफेक्ट स्कोर। तो अगर आपको ये वीडियो देखनी है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एंड तक देखो और इस वीडियो का कोई भी पार्ट आप स्किप ना करो। अगर तो आपने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने अपना आइल्स का एग्जामिनेशन एक्सपीरियंस शेयर किया था, तो वो वीडियो जरूर देखना। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में या तो इधर अपने कार्ड में प्लेस कर लूंगा। तो वो आपको एक जनरल आइडिया दे देता है आइल्स के टेस्ट के बारे में और हम टेस्ट को कैसे अप्रोच कर सकते हैं मॉड्यूल वाइज। सो लेट गेट स्टार्टेड। सो गाइस, बिफोर स्टार्टिंग मैं आपको एक बेसिक स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन देता हूँ लिसनिंग मॉड्यूल्स के बारे में कि लिसनिंग मॉड्यूल का स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो लिसनिंग मॉड्यूल हमारा, अगर आप कंप्यूटर बेस्ड दे रहे हो तो 30 मिनट्स का होता है, और पेन पेपर बेस्ड दे रहे हो तो 40 मिनट्स का होता है, जिसमें लास्ट के 10 मिनट्स आपको आंसर नोट डाउन करने के लिए दिए होते हैं। तो लिसनिंग मॉड्यूल के अंदर 4 सेक्शंस होते हैं, जिसमें से फर्स्ट और थर्ड हमारा ज़्यादातर कॉन्वर्जेशन होता है, सेकंड और फोर्थ मोनोलॉग होता है। और इन सारे चारों सेक्शंस के अंदर हमारे पास कुछ टास्क होते हैं जो 9 टाइप के टास्क होते हैं, जिसके बेसिस पे आपको क्वेश्चंस आते हैं। फॉर एग्जांपल मल्टीपल चॉइस, मैचिंग, प्लेन डायग्राम, लेबलिंग, फॉर्म कंप्लीशन, शॉर्ट आंसर, सेंटेंस कंप्लीशन। तो ये जो 9 टाइप के हैं, इसी के बेसिस पे आपको क्वेश्चंस आएंगे। डिफरेंट डिफरेंट टास्क होते हैं। तो अब मैं आपको इन टास्क के बारे में अप्रोचेस बताऊंगा कि आप कैसे ये टास्क को अप्रोच करें कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा सही हो और you are able to get maximum answers right। सो जो हमारे पहले टास्क होते हैं वो होता है फॉर्म कंप्लीशन और नोट कंप्लीशन। सो इन दोनों की अप्रोच सेम रहती है। अब फॉर्म कंप्लीशन और नोट कंप्लीशन में देखो, सबसे पहले तो आपको यह ध्यान रखना है कि वो पूछ क्या रहे हैं। अब जैसे यहाँ पे लिखा है नो मोर देन 3 वर्ड और एन आंसर, तो और ए नंबर, तो इसमें एक नंबर भी हो सकता है। वो हो ना हो वो अभी हमें पता नहीं है, बट हो सकता है, तो आपको इसका ध्यान रखना होता है। अब कहीं पे आपको दिया होगा कि जहाँ पे ये नंबर नहीं लिखा होगा तो वहाँ पे आप रह सकते हो कि आंसर में नंबर नहीं होगा, बट अगर यहाँ पे नंबर लिखा है तो हो सकता है। सबसे पहली चीज़ तो जो फॉर्म कंप्लीशन और नोट कंप्लीशन की होती है उसमें आपको ना ऑडियो क्लिप में बताया जाता है कि वो कितने क्वेश्चंस के रिगार्डिंग में आपको ऑडियो क्लिप सुनाई गई। जैसे जो फॉर्म कंप्लीशन होता है उसमें ज़्यादातर क्वेश्चंस फर्स्ट टू 5 होता है, तो उन फर्स्ट टू 5 में आपको सारे फर्स्ट से 5 क्वेश्चन रीड कर लेने हैं। आपने वो क्वेश्चन रीड कर लिया, अब उनकी अप्रोच क्या रहती है। इसमें ना आपके जो लेफ्ट में होता है ये आपका क्वेश्चन भी होता है और साथ में कीवर्ड भी होता है। यही आपको आंसर आइडेंटिफाई करने का सबसे आसान तरीका है। जब ऑडियो क्लिप में वो नेम का पूछे तो आप समझ जाना कि वो आपका एडजॉइनिंग आंसर ही होएगा उसके बाद। अब जैसे अगर नेम आ गया तो जैकब, और एड्रेस आ गया तो ये एड्रेस। इसमें एक हमारे पास फ़ायदा भी होता है। अब सपोज़ करो आपने नेम तो आइडेंटिफ़ाई कर लिया ईज़िली, अब बट बारी आ गई टाउन, उसने कहा टाउन ब्रिक्स्टल, तो आपको पता है कि आपने ये स्किप कर दिया एड्रेस टू बी कलेक्टेड फ्रॉम, तो अब इसको रहने देना क्योंकि ये नहीं आएगा दोबारा। ये हमें आइडेंटिफाई करने को भी हेल्प करता है कि हम किस एरिया के बारे में बात कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम जैसे नोट कंप्लीशन में है, तो जब हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, वो इस एरिया को स्टार्ट करने से पहले, इसके जैसे अब ये 13 क्वेश्चन है, उसके बारे में बोलने से पहले वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अपने ऑडियो क्लिप में बोलेगा, तो आप समझ जाना कि अब वो ऑडियो क्लिप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में आएगी। ना आपको उसके ऊपर के क्वेश्चन पढ़ने, ना आपको उसके नीचे के। तो ये आपको सबसे आसान होता है कि जो आपका लेफ्ट पार्ट होता है ना, उसे आप अपने पार्ट्स में डिवाइड कर लो। जिन पार्ट्स के बारे में वो बोल रहे थे वो उन्हीं के रिगार्ड में आंसर आएगा। जैसे कि अब उसने फॉर एग्जांपल कॉम्प्लेक्स कंसिस्ट ऑफ है, वो डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबिलिटी बताते रहेगा, उसमें से एक आपका आंसर होगा। तो ये सबसे इजीली तरीका होता है कि जो आपका लेफ्ट वाला होता है वो क्वेश्चन साथ के साथ कीवर्ड होते हैं। एक और टाइप के नोट कंप्लीशन के अंदर आते हैं जैसे टाइम टेबल टाइप। अब इन टाइम टेबलों का क्या होता है, अब सी, जितना आपको ज़्यादा लिसनिंग में कंटेंट गिवन होगा ना क्वेश्चन में, उतना आसान आपके लिए आंसर आइडेंटिफाई करना होगा। फॉर एग्जांपल अगर आप इसका देख लो, इसमें डे, टाइम, इवेंट, न्यू टिकट प्राइस है। अब फर्स्ट वाले में आपको 4 ऑप्शन, 4 के बारे में बताया, एक के बारे में नहीं बताया।
तो आपको इन चीज़ों के बारे में सोचना नहीं है ज़्यादा, बस ध्यान में रखना है कि वो पहले डे बोल रहे, फिर टाइम बोल रहे, इवेंट। जब वेन्यू पे आएगा तो आपको एक्स्ट्रा फोकस डालना है कि वो क्या वेन्यू बोल रहे हैं। सिमिलरली जब आप नेक्स्ट पे आ जाओगे वेडनेसडे, तो आप डे और टाइम स्किप कर सकते हो, बट जब वो उस डे और टाइम के बारे के इवेंट बताएंगे तो आपको ध्यान रखना होता है। ये एक और चीज़ होती है छोटी सी फॉर्म कंप्लीशन में, कि अगर आपको एक आंसर पक्का निकालना ही है कि नहीं, आपका एक आंसर होगा जिसको वो स्पेल करेंगे। यूजुअली वो सिटी होता है या कुछ भी होता है, आपका ना वो एक आंसर होगा जिसको वो स्पेल करेंगे, मतलब उसके वर्ड्स को स्पेल करेंगे, तो वो एक तो पक्का आंसर होगा किसी ना किसी का। सो आप एक आंसर तो उधर से इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। और इसमें दूसरी चीज होती है कि वो आपको इसमें ट्रैक करने की ट्राई करते हैं थोड़ा बहुत, कि आपको उसका ध्यान रखना होता है कि वो जैसे अगर एस्टिमेटेड वैल्यू ले ले, पहले कुछ और बताएंगे फिर बाद में कुछ और चेंज कर देंगे, तो आपको इसमें भी ये थोड़ा बहुत ध्यान रखना होता है ट्रिक का। लेकिन इसमें ट्रिक होते हैं, लेकिन एक दो क्वेश्चन होते हैं, वो ट्रिक ज्यादा एमसीक्यूज में होते हैं। मैं आपको उधर भी अप्रोच बताऊंगा कि हम एमसीक्यूज में कैसे वो ट्रिक वाले पार्ट से बच सकते हैं। अब अगर हम अपनी सेकेंड टास्क, सैम्पल टास्क पे आ जाए, जो होते हैं मल्टीपल चॉइस में बहुत बच्चों को प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये सबसे मुश्किल होता है, ये सबसे ट्रिकी होता है। ये मल्टीपल चॉइस एक ऐसी चीज है जिसमें वो आपको हर वक्त ट्रिक करेगा एग्जामिनर। आपको तीनों चारों ऑप्शन दे देंगे कि उसमें से आपको सिलेक्ट करने में ही इतनी प्रॉब्लम हो जाएगी। अब ये बात आती है कि हम यहाँ से कैसे बचे, कि हम कैसे ट्रिक ना हो। तो उसका एक सीधा फंडा है कि देखो, जहाँ पे तो आंसर यूजुअली क्या होता है, ये तीन ऑप्शन है। अब जो पहला ऑप्शन होगा, अगर तो आपको आंसर पहले में ही मिल जाता है, मतलब जो पहली सेंटेंस बोल रहे हो उसमें अगर आंसर मिल गया तो वेल एंड गुड। बट अगर नहीं मिल रहा ना, तो जो तीनों ऑप्शन यूज हो गए ना, उसमें वो रीजन भी देगा कि मैं ये ऑप्शन क्यों सिलेक्ट नहीं कर रहा। तो आपको साथ के साथ वो ऑप्शंस काटते रहने। फॉर एग्जांपल कोई भी इसमें, जैसे ए ऑप्शन है, अगर तो आंसर हुआ तो वो ए पहले ही हो गया आपका, तो ये आंसर तो हो गया। बट अगर नहीं हुआ ना, उसने पहले ए बोला, तो वो ए का कहीं ना कहीं छोटा रीजन देगा कि वो ए क्यों नहीं सिलेक्ट कर रहा, तो ये साथ के साथ ऑप्शन कट जाएगा। जहाँ पे आपकी प्रोबेबिलिटी 1/3 की थी, अब वो डायरेक्टली हाफ की होगी। आपके 50-50% चांसेस है। तो सिमिलरली फिर ये दो ऑप्शन रहेंगे, उसमें से या तो वो डायरेक्टली सही आंसर बता देगा, या वो सेकंड ऑप्शन को भी बोलेगा कि मैं ये क्यों सिलेक्ट नहीं कर रहा, या मैं सी वाले को बी से क्यों सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो ये ऐसी अप्रोच होती है, इसमें अटेंटिव रहना होता है कि अगर तो पहले आ गया तो वेल एंड गुड, नहीं आया तो वो रीजन देगा कि मैं ये क्यों नहीं सिलेक्ट कर रहा। तो इसमें आपको साथ के साथ काटते रहने होते हैं। तो ये सीधा फंडा होता है, इसमें आपकी प्रैक्टिस के साथ ही इंप्रूवमेंट आती है। अब जो हमारे नेक्स्ट टाइप के टास्क है वो होते हैं शॉर्ट आंसर, सेंटेंस कंप्लीशन। सो अब इनकी अप्रोच होती है, इनकी अप्रोच क्या होती है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें भी सेम होता है कि आपको जो ऑडियो क्लिप होगी उसमें बताया जाएगा कि वो किस क्वेश्चन के बारे में, कितने क्वेश्चन के बारे में बताया। जैसे यहाँ पे 11 to 16 के बारे में जो ऑडियो क्लिप होगी वो एक ही बारी में सारे आंसर्स बताएगी। छह क्वेश्चन के आंसर्स एक ही बारी में बताएगी, तो आपको इसमें अटेंटिव रहना पड़ता है। और इसमें होता है कि आपके पास क्वेश्चन दिए होते हैं, उसके रिगार्ड में आपको आंसर लेने होते हैं, कि जो क्वेश्चन है उसमें से आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि क्या चीज़ पूछ रहे हैं। जैसे इसमें 2 फैक्टर्स पूछ रहे हैं, दैट मेक सोशल कॉन्टैक्ट इन फॉरेन कंट्री डिफिकल्ट। सो अब ये दो चीज़ें क्या हो सकती है जो मुश्किल करेगी। तो इसमें जो आपको होता है ना, इसमें आपको ध्यान देना होता है, कीवर्ड्स निकालने होते हैं। यहाँ पे पहले कीवर्ड्स दिए होते थे, अब इसमें निकालने होते हैं। अब शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस की क्या अप्रोच होती है, तो इसकी अप्रोच है कि इसमें ना आपको पहले कीवर्ड निकालने दें कि वो पूछ क्या रहा है। फिर आपको उसके रिगार्ड में जब वो ऑडियो क्लिप में बोल रहे होगे, तो आपको वहां से कीवर्ड निकालने हैं। इसमें जो यूजुअली होता है कि जी, जब एक दो चीज़ों के बारे में पूछे होते हैं ना, तो वो चीज़ों को कनेक्ट करने के लिए ट्रांजिशन वर्ड्स बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे, कि इन एडिशन टू दैट, नॉट ओनली दिस, मोर ओवर। तो आपको उन ट्रांजिशन वर्ड्स को भी कैच करने, वो आपको बहुत हेल्प कर देते हैं आंसर्स को फाइंड आउट करने के लिए। और इसमें आपको क्वेश्चन दिया होता है, ज़्यादा बड़ा होता है, बट इसमें बेसिक इंपॉर्टेंट चीज़ें दो तीन ही होती है, जैसे कि ग्रुप्स बताने, उसका एक आइडिया भी दिया हुआ है ट्रेडर, तो बाकी चीज़ें भी इसके रिगार्ड्स में ही होगी। तो आपको ये ऐसे अप्रोच करना होता है कि इसमें कीवर्ड्स हमें निकालने होते हैं। जहाँ पे पहले हमें कीवर्ड दिए होते थे उसके रिगार्ड में आंसर दिए होते थे, अब यहाँ पे थोड़ा अपोजिट होता है। यहाँ पे हमें कीवर्ड्स के क्वेश्चन दिए होते हैं, उसके रिगार्ड में कीवर्ड निकालने होते हैं। और जो हमारे नेक्स्ट टाइप के होते हैं सेंटेंस कंप्लीशन। अब जैसे सेंटेंस कंप्लीशन यहाँ पे गिवन है, नो मोर देन 2 वर्ड्स, तो इसमें आंसर नहीं हो सकता। अब इसकी अप्रोच क्या होती है कि इसमें आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, स्टडिंग विद, फॉर एग्जांपल इसमें दिया हुआ है कि स्टडिंग विद ओपन यूनिवर्सिटी डिमांड अ ग्रेट डील ऑफ। तो आपको इसमें जो एक क्वेश्चन दिया हुआ है ना, जो इसका रिकॉर्ड में आप जब ऑडियो क्लिप चल रही होगी,
तो ये भी एक टाइप का एक आंसर ही है। जो ये सेंटेंस गिवन है, जो क्वेश्चन में होगा वो भी एक आंसर होगा, तो ये दोनों कहीं ना कहीं सिमिलरली कनेक्टिंग होगी। तो यहाँ पे ज़्यादातर सिनोनिम्स यूज़ करते हैं जब आप क्वेश्चंस के बारे में आप पढ़े, जब आपके सेंटेंस चल रहा होता है। सिमिलरली सिमिलर सिमिलर लाइन को दूसरी तरीके से फ्रेज करते हैं। तो जो ये वाला होता है ये आपकी बहुत अंडरस्टैंडिंग डिमांड करता है कि आप क्वेश्चंस को, कि ये एक चीज़ बोल रहे हैं तो इसको हम कितनी चीज़ों से बोल सकते हैं। और अगर आप जैसे इसकी ट्रांसक्रिप्ट पढ़ोगे तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, वेल इट टुक मी अ वाइल टू गेट यूज्ड टू इट, आई फाउंड आई नीडेड टू मेंटेन अ हाई लेवल ऑफ मोटिवेशन। अब और इसका मतलब भी है, स्टार्टिंग विद ओपन यूनिवर्सिटी डिमांड अ ग्रेट डील ऑफ मोटिवेशन। तो इसका आंसर मोटिवेशन है, क्योंकि एक मोटिवेशन ही चीज थी जो उसमें थी और इसमें नहीं थी। और लेकिन सेंटेंस का मतलब सेम बन रहा था, तो इसमें ये होता है कि हम क्या चीज डालें, क्या वर्ड डालें जिससे दोनों सेंटेंस का वर्ड सेम हो जाए, मीनिंग सेम हो जाए। तो इसकी अप्रोच ऐसी होती है कि आपको अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव करनी पड़ती है कि क्या दो चीजों का मीनिंग बोलने का सेम है। तो जिसके बाद हमारे नेक्स्ट टाइप होते हैं जो शॉर्ट आंसर, उनकी तो बेसिक होते हैं कि इसमें तो आपको कीवर्ड्स ही डालने होते हैं। अब बारी आती है हमारे नेक्स्ट टास्क की, जो होते हैं मैचिंग। अब मैचिंग का थोड़ी सी अप्रोच डिफरेंट होती है, लेकिन ये भी बहुत आसान होता है, ये कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान मॉड्यूल है, इसमें आप इजीली स्कोर कर सकते हो। तो इसकी अप्रोच बहुत सिंपल होती है, इसमें ना आपको कभी ऊपर ऑप्शंस पे जाना नहीं है, आपको हर वक्त क्वेश्चंस पे फोकस करना है ज़्यादा, कि क्वेश्चंस के रिगार्ड में ऑप्शंस क्या होंगे। कभी कभार बंदा क्या करता है, बंदा एबीसी इन पे फोकस डालता है लेकिन क्वेश्चंस पे नहीं डालता। वो गलत है, आपको हर वक्त क्वेश्चंस पे फोकस डालना है, क्योंकि पहले वो मीडिया स्टडीज के बारे में बताएगी और फिर बताएगी कि ये करेगा या नहीं करेगा, कि उसके रिगार्ड में ऑप्शंस क्या होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अभी जैसे इसने मीडिया स्टडीज के बारे में बताया, तो इसमें भी एक होता है कि वो आपको ट्रिक करने की ट्राई करेगा, ये तीनों कहीं ना कहीं छोटा मोटा यूज करेगा लेकिन आंसर एक होगा। अगर तो वो नहीं करता ट्रिक तो वेल एंड गुड, बट अगर वो करता है तो वो पहले बताएगा कि ये चीज एक, या ये अगर ही इज डेफिनेटली डूइंग इट, ये क्यों नहीं करेगा। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। उसमें बेस्ट ये होता है कि अब सपोज करो, अगर वो कल्चर एग्जांपल ले लो 23 का, कल्चर एंड सोसाइटी, वो इसका स्टार्ट करने से पहले आपके ऑडियो क्लिप में कोई ना कोई कीवर्ड बोल देगा इसके बारे में, कि नाउ लेट्स टॉक अबाउट कल्चर एंड सोसाइटी या कुछ ऐसे बोले, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि 23 क्वेश्चन पे हम आ गए इस वाले पे। तो ये आपके मीडिया, ये आपका क्वेश्चन भी होता है, साथ के साथ कीवर्ड्स भी होते हैं। तो ये आपको जब ऑडियो क्लिप चल रही होती है तो उसमें आपको इजी आइडेंटिफाई करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। सिमिलरली अब जैसे हम ये दूसरे टाइप के होते हैं मैचिंग, इसमें क्या, इसमें इसमें भी सेम होगा कि वो चारों ऑप्शन बोल लेंगे, ये छः के छः बोल देंगे एक बारी में, पाँच, ये पाँच के पाँच। बट आपको ज़्यादा फोकस क्वेश्चन पे करना है कि वो इस क्वेश्चन के रिगार्ड में क्या आंसर होगा, या ना कि इस आंसर के रिगार्ड में क्या क्वेश्चन होगा। आपको हर वक्त क्वेश्चन को प्रायोरिटी देनी है, क्योंकि अगर आप इनको प्रायोरिटी दोगे वो आप बहुत ज़्यादा ट्रिक हो जाओगे, आप बहुत ज़्यादा उजल जाओगे, क्योंकि चीज़ें तो सारी बोलेगा बट हमें फिर समझ नहीं आएगा। बट अगर आप इसको मेन चीज़ लेके चलोगे तो आपको आंसर आइडेंटिफाई करने में बहुत आसानी होगी। एक जो हमारे अब लास्ट टाइप के आ जाते हैं वो होते हैं प्लान, मैप, लेबलिंग, डायग्राम। सो ये भी बहुत आसान होते हैं, कभी कभार कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं लेकिन ये बहुत आसान होते हैं। इसकी भी एक बहुत स्ट्रेट अप्रोच है, इसमें ना हमें हर वक्त स्टार्टिंग पॉइंट की रेफरेंस ध्यान में रखना पड़ता है। जैसे यहाँ पे तो एंट्रेंस गिवन है, या कभी कभार नहीं दिया होता कि रोड दी होती है, कुछ भी दिया होता है, तो वो हर वक्त ऑडियो क्लिप में भी रेफरेंस देगा कि मैं यहाँ इस एरिया से पर्टिकुलरली स्टार्ट कर रहा हूँ। जैसे इसके एग्जाम्पल में वो एंट्रेंस से स्टार्ट कर रहे हैं, अब वो एंट्रेंस के स्टार्ट कर रहे हैं तो वो पहले ना, और इसमें भी 11 12 13 14 15 इसके ही हिसाब से जाएगा। अब वो आपको उसके अंदर कितना भी उलझा सकता है। फॉर एग्जांपल कि पहला वाला तो उसने बहुत स्ट्रेट बोल दिया कि मैं सीधा गया, लेफ्ट में जो रूम है वो हमारा फॉर एग्जांपल रेफरेंस बुक है, कि रेफरेंस बुक है, हो गया, हमें 11th का आंसर मिल गया। बट अब सपोज करो वो 12th की बारी में आए, तो वो आपको 12th में बहुत ज़्यादा वो घुमा सकते हैं कि अगर तो इफ़ यू वांट टू कम टू लाइब्रेरी ऑफिस यू मस्ट पास थ्रू द मीटिंग रूम। अब अब लाइब्रेरी ऑफिस जाने का रास्ता तो एक ही है, मीटिंग रूम, मतलब 12th वाला मीटिंग रूम हो गया। तो वो आपको ऐसे ट्रिक कर सकते हैं, बट ये जरूर होएगा कि 11 12 13 14 15 ये सीरीज ऑर्डर ही चलेगी। आपको लेबल इस पे फोकस करना है रादर देन ऑप्शंस पे। ऑप्शंस आप पढ़ लो कि क्या क्या हो सकते हैं, और उसके रिगार्ड में आपको आंसर्स भरने हैं इसमें। ये बहुत ज़्यादा गलती करते हैं कभी कभार कि हम ऑप्शंस को फोकस करते हैं, हमें क्वेश्चंस को फोकस करना पड़ता है इसमें।
अब सिमिलरली जैसे ये हो गया डायग्राम लेबलिंग। अब डायग्राम लेबलिंग में इसमें क्या है, 23, 24, 25 ये इस स्ट्रक्चर में ही चलेगा, पहले इसके बारे में फिर इसके बारे में फिर इसके बारे में। बट वो स्टार्टिंग रेफरेंस किसी से भी कर सकते हैं, चाहे ग्लोबल सैटेलाइट होगी चाहे बोट होगी। बट जब वो पहले फिश के बारे में कुछ बता, अब देखो इसमें क्या है, इसमें सबसे अलग है फिश के बारे में। जब वो फिश के बारे में बताने लगे तो आप समझ जाओ कि अब मेरा आंसर आ सकता है, तो आपको उसमें फिर अटेंटिव रहना होता है ज़्यादा। तो ये अप्रोच होती है डायग्राम में, कि हमें हर वक्त क्वेश्चंस को प्रायोरिटी देनी होती है और ऑप्शन को याद रखना पड़ता है। अब जैसे इसमें ऑप्शन है तो आपने कर दिया, पर इस वाले में हमें मार्किंग करनी है, इसमें हमें को टाइप करना है, तो वैसे। सो ये सारी अप्रोचेस थी जो मैंने पर्सनली फॉलो करी थी और अपने एग्जाम के लिए, आइल्स के लिसनिंग मॉड्यूल के लिए। अगर आपको कोई अप्रोच अच्छी लगती है तो वो आप यूज़ कर सकते हो। अगर तो आपको वो अप्रोचेस अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और अब मैं आप लोगों के साथ कुछ जनरल टिप्स शेयर करूंगा जो आप अपने आइल्स के प्रिपरेशन और एग्जाम के टाइम पे फॉलो कर सकते हो। सबसे पहला तो डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, क्योंकि आइल्स का जब लिसनिंग मॉड्यूल होता है बहुत सारी चीज़ होती है जो बेकार होती है। मतलब ये भी नहीं कि पूरा ही छोड़ दिया, सिर्फ कीवर्ड्स पे फोकस किया, बट मेन मेन पार्ट पे ही फोकस करना है। अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा उसको रहने दो। इतना स्ट्रेस देने की एक चीज़ के ऊपर कोई वो नहीं है कि एक चीज़ के ऊपर ही हम स्ट्रेस दे जा रहे बार बार। दूसरी चीज़ आती है स्पेलिंग मिस्टेक। स्पेलिंग मिस्टेक का ज़रूर ध्यान रखना, ये बहुत कॉमन मिस्टेक होती है और ये मेरी मिस्टेक थी, जिसकी वजह से अगर मैंने स्पेलिंग मिस्टेक ना करी होती तो मेरे 9 बैंड आ जाते दोनों में। क्योंकि मेरे को पता है मैंने गलती से स्पेलिंग गलत लिख दिए थे। स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। ये वो है सिंगुलर और प्लूरल। अगर आपको आंसर में प्लूरल है तो आपको प्लूरल ही लिखना पड़ेगा। ये भी बहुत कॉमन मिस्टेक्स होती है कि आंसर में वो ऑडियो क्लिप में तो प्लूरल था और हमने आंसर सिंगुलर दे दिया या वाइस वर्सा। तो आपको इस चीज़ में बहुत ध्यान देना है कि जहाँ पे प्लूरल होगा वो एस ही आपके बैंड ले जाते हैं कि एक जगह ऐसे लिखना था नहीं लिख पाए, वो आपके बैंड ले जाएगा प्लूरल। और जो एक और चीज़ है वो है अटेंटिव रहना है पूरे एग्जाम में। क्योंकि कभी कभार ऐसे सिनेरियोज आएगी कि आंसर होगी वो बहुत क्विकली आ जाएंगे, कि जैसे 5 सेकंड्स के बाद एक आंसर आया उसके आगे अगला आंसर आ गया। बट कभी कभार ऐसा होगा कि पैसेज की स्टार्टिंग में एक आंसर होगा और एंडिंग में एक आंसर होगा। जो बीच का पूरा चीज़ होगी वो वेस्ट होगी। तो आपको ध्यान भी रखना है, बट आपको साथ के साथ अटेंटिव भी रहना है। तो ये चीज़ आप प्रैक्टिस से ही कर पाओगे। और प्रैक्टिस का सिंपल आंसर है अपने मॉक टेस्ट देते रहो, जितने हो सके मॉक टेस्ट दो। मैं मतलब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस ही मॉक टेस्ट को देता हूँ। तो आप जितने मॉक टेस्ट करते रहोगे आपके एग्जाम की अंडरस्टैंडिंग उतनी ही ईजी बढ़ती रहेगी और आपको उतना ही आसान हो जाएगा। अब जो एक और चीज़ होती है, अगर तो आप पेन पेपर दे रहे हो तो आप एक फॉर्मेट फिक्स कर लो कि या तो कैपिटल करोगे सारे या स्मॉल। मिक्स ना करो कि एक कैपिटल एक स्मॉल हो गया। जो भी करो वो इजीली अंडरस्टैंड होना चाहिए एग्जामिनर के लिए। और अगर आप कंप्यूटर बेस्ड दे रहे हो तो आप साथ के साथ टाइप करते रहो, क्योंकि उसमें तो स्पेलिंग का कुछ होता नहीं आपकी हैंड राइटिंग का। पर इसमें ये होता है आप साथ के साथ टाइप करते रहो, क्योंकि आपको कोई एडिशनल टाइम नहीं मिलेगा टाइप करने के लिए आंसर। तो उसमें ये चीज़ बहुत ध्यान रखनी होती है। और एक और चीज़ होती है कि अगर आपसे एक आंसर स्किप हो गया तो उसे होने दो, उस पर इतना स्ट्रेस ना दो, क्योंकि आपका वो एक आंसर जहाँ पे आपके 9 बैंड आ सकते थे वो डायरेक्टली आपके 6 साढ़े 6 पे ले आएगा, क्योंकि आप उस एक क्वेश्चन पे फोकस करते रहोगे और आपके बाकी पूरा सेक्शन बेकार चला जाएगा। तो हर वक्त अपना अगर एक आंसर स्किप होता है तो उसे होने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। हम बाकी पे फोकस करेंगे, बाकी सारे सही लेके जाएगी। और एक और चीज़ जो मैं आपको एडवाइस कर सकता हूँ कि जब आप अपनी रिवीजन कर रहे हो, जब आपने कोई ऑडियो सुना, एक मॉक टेस्ट दिया, उसके बाद उसकी याद से ऑडियो स्क्रिप्ट या ट्रांसक्रिप्ट पढ़ लेना और उसके साथ रिवीजन करना उस पर्टिकुलर सेक्शन मॉड्यूल की। फॉर एग्जांपल आपने एक मॉक टेस्ट दिया, चारों के लिए आपके जितने भी आंसर्स आ गए, सपोज करो आपके 40 में से 30 आंसर सही आ गए। बट आप जब दोबारा पढ़ रहे हो तो साथ में ऑडियो स्क्रिप्ट देखना कि आप ये देखना कि जो मेरे बाकी 10 गलत आए वो कैसे गलत आए, मैंने क्या समझा और वहाँ पे क्या था असली में। कोई मॉक टेस्ट दोगे तो आप देखोगे जस्ट बिकॉज कि मैंने पिछले मॉक टेस्ट की ऑडियो स्क्रिप्ट पढ़ी थी, मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प मिल रही है नेक्स्ट वाले को अंडरस्टैंड करने में। और ये सारी तो होगी जो आप थोड़ी जनरल टिप्स आप फॉलो कर सकते हो। उसके बाद आती है कि जब आप एग्जाम में हो तो एग्जाम के टाइम पे क्या चीज़ें ध्यान रखनी होती है। ठीक, पहले तो ये तो आप ना अपने आप को एक कंफर्टेबल प्लेस में होना चाहिए। एग्जाम जब आप दे रहे हो आपका पीस ऑफ माइंड होना चाहिए, आपका माइंड पूरा अटेंटिव और पीस में है। तो इसमें ऐसी चीज़ें होती है जो आपको अनकंफर्टेबल चीज़ें बनाती है, उसको स्टार्टिंग में ही पिन पॉइंट कर दो। फॉर एग्जांपल जैसे अगर आपका कोई हेडफोन नहीं चल रहा है, माइक में हेडफोन में इशू है या स्क्रीन में इशू है, सीट में इशू है, पेन पेपर किसी में भी इशू है, साथ में पिन पॉइंट कर दो, क्योंकि जब आप बीच एग्जाम में दे रहे होगे वो चेंज नहीं हो पाएगा कुछ। आप ऐसे ही इतने प्रेशर में होते हो, ऊपर से जब आपको ये चीज़ें और अनकंफर्टेबल होती है, प्रेशर माउंट ही करती है उसके ऊपर। तो हमारा एग्ज़ाम जहाँ पे अच्छा जाना था, जस्ट बिकॉज
एक्सटर्नल फोर्सेस हमारे एग्जाम के रिजल्ट में हमें इशू क्रिएट होता है और चांसेस होते हैं कि हमारा थोड़ा थोड़ा डिग्रेड होता ही रहता है मोरल एंड एवरीथिंग, जस्ट बिकॉज जो हमारी बाकी चीजें थी वो सही से नहीं वर्क कर रही थी। अब ये सारी तो कुछ जनरल टिप्स होगी जो आप अपनी प्रिपरेशन के लिए और एग्जाम के टाइम पे फॉलो कर सकते हो। एक बात आती है फाइनल, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस और माइंडसेट। आप किस माइंडसेट से एग्जाम एग्जाम देने जा रहे हो, आपका माइंडसेट और कॉन्फिडेंस अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जितनी भी टिप्स होती है ये सारे कैटलिस्ट की तरह वर्क करती है। मेन फैक्टर आपका माइंडसेट और कॉन्फिडेंस ही है। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं जाओगे तो अपनी जितनी टिप्स जितनी प्रिपरेशन है उसका कोई फायदा नहीं होगा। आपको लास्ट क्वेश्चन तक कॉन्फिडेंट रहे कि हाँ मैं अभी जितने भी दे रहा हूँ सारे मेरे सही है। 9 बैंड जो आयल्स में है हाईएस्ट, जो बंदे कहते हैं बहुत मुश्किल है, वो इसीलिए ही है ना क्योंकि वो अचीव हो सकती है। इसलिए तो है नहीं कि वो अचीव नहीं हो सकते। अगर वो 9 बैंड है तो कोई भी अचीव कर सकता है। तो उसमें आपको वैसे कॉन्फिडेंट माइंडसेट से जाना होता है कि हाँ मैं 9 बैंड ही लूंगा, 9 बैंड से नीचे तो मैंने सोचना ही नहीं है। तो जब आप उस माइंडसेट से जाओगे आपका एग्जाम ऑलवेज अच्छा जाएगा, ऑलवेज। सो ये तो थी डिटेल लिसनिंग मॉड्यूल की एक वीडियो जिसमें मैंने आपको सेक्शन वाइज अप्रोचेस, टास्क वाइज अप्रोचेस और एंड में कुछ टिप्स बताई थी। अगर तो आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी और ऐसी वीडियोस और चाहते हो बाकी मॉड्यूल्स के लिए तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना, और कि मैं ऐसी वीडियोस आपके साथ, कि मैं आपके साथ रीडिंग राइटिंग और स्पीकिंग की भी ऐसी वीडियोस लेता रहूँ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना और कमेंट करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना, और कंटेंट अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। और मैं ऐसी वीडियोस आपके साथ और लाता रहूँगा। और कोई भी ऐसी क्वेरी हो, जो ऐसी चीज़ हो जो मैं मिस कर चुका हूँ, जो आपको लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ज़रूर उसको कमेंट सेक्शन में लिख देना कि बाकी लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो उस कमेंट सेक्शन को पढ़ के अपनी प्रिपरेशन और इम्प्रूव कर पाए, या कोई ऐसी चीज़ जो आपने यूज़ करी हो मैंने ना यूज़ करी हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो कि बाकियों की हेल्प हो, कि सारे लोग अपना डिज़ायर आइल्स का बैंड स्कोर अचीव कर पाए। सो गाइस, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।